ये उज़ैर है, आ गया। यस सर। हाँ नहीं, तुम्हारे से एक बात करनी है मैंने यार, ठीक है, क्या लेकिन सर? अभी अभी लेक्चर है, उसके बाद करता हूँ। चलें सर। अच्छा, आज हमारी कोशिश होगी हम अपना ये कोर्स खत्म कर दें। चैप्टर 11 इज ऑन कंप्रेसिबल फ्लोज। इसमें एक जो हमने इंपॉर्टेंट देखी थी चीज, वो ये कर्व्स थे, टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी। आपके पास एक कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट है, तो उसमें अगर आपको सिंपली मार्क नंबर पता है ये, तो आप ये कर्व्स देखें ड्रॉ कर सकते हैं। और दिस शोज के बेस्ड ऑन मार्क नंबर एक सिमिलर रेशियो वाइज, ठीक है, स्टैग्नेशन, अगर आप कंडीशन से रेशियो ले लें टेम्परेचर प्रेशर की, तो आपको एक सिमिलर बिहेवियर नजर आता है। इसके बाद लास्ट चैप्टर हमारा जो था वो चोक फ्लो पे था, जिसमें आपके पास थ्रोट पे मार्क नंबर 1 आप अचीव कर लेते हैं, और उसमें हमें कुछ ये रिजल्ट्स मिले थे 1 2 3। क्योंकि स्टैग्नेशन कंडीशन से हमने रेशियोज देखी थी, और स्टैग्नेशन कंडीशंस आर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, तो इसमें आप जो थ्रोट पे कंडीशंस है ना, वो बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमने देखा था एक चार्ट था, कंप्रेसिबल फ्लो एयर चार्ट। इसको यूज कैसे करना है, आज हमने इसी पे एक एग्जांपल करनी है, और हम इसको यूज करना भी सीखेंगे। मजीद हमने एक और इक्वेशन फाइनली ड्राइव की थी, ठीक है, तो ये इक्वेशन भी हम, एक इक्वेशन ये है, और बाकी जो दूसरी, तीसरी, चौथी, ये 4 इक्वेशंस हैं जिनको यूज करके ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। ये कोई एक्सपेरिमेंटल ग्राफ नहीं है, ये एक न्यूमेरिक क्या कहने हैं, हमने जो एनालिटिकल डेरिवेशन किया उसकी बेसिस पे ही हमने ग्राफ बनाया हुआ है, और ये सिर्फ आइसेंट्रोपिक फ्लोज और एयर के लिए है। एयर मेक्स इट क्वाइट जनरल, क्योंकि जनरली हमारे पास जो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल्स हैं या कंप्रेसिबल फ्लो फिनोमेना है, वो हम ज्यादातर देखते हैं कि उसमें जो फ्लूइड यूज हो रहा है वो एयर ही होता है। एयर इज द मोस्ट कॉमन फ्लूइड यूज्ड इन दिस। आज एक एग्जांपल को देखते हैं। हमें बताया जा रहा है कि एयर एंटर्स सबसोनिकली फ्रॉम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर एंड फ्लोज आइसोट्रोपिकली थ्रू अ चोक्ड कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट। सबसोनिकली भी बता दिया गया है। फिर हमें बता दिया गया है कि जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर से आ रहा है, यानी जो हमने स्टैग्नेशन कंडीशंस लेनी है वो हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर की ले सकते हैं। इट फ्लोज आइसोट्रोपिकली एंड थ्रू अ चोक। दिस मींस कि थ्रोट पे मार्क नंबर जो है, नंबर थ्रोट पे वो हमारे पास 1 है। 1। जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके लिए हमें एक इक्वेशन दी गई है जो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल है, ठीक हो गया। Where area is square meters and x is in meters, that extends from x equal to -5 to x equal to +5 meters. For this flow situation, sketch the side view of the duct, graph the variation of Mach number, static temperature to stagnation temperature ratio, ये रेशियो जो है एक और ये 2 रेशियोज करनी है। Also show the possible fluid states at these, ये जो 3 पॉइंट्स हैं इस पे हमने फ्लूइड की पॉसिबल जो स्टेट्स हैं वो भी शो करनी है। तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल है ये, ओवरऑल इस सारी जो मैथमेटिक्स इस चैप्टर की है उसको कवर कर लेती है। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले उसने कहा है कि आप जो डक्ट की ज्योमेट्री है उसको ड्रॉ करें। उसके लिए हमें एरिया की ये इक्वेशन गिवन है, a इज इक्वल टू 0.1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड, ठीक है। अब हम रेडियस प्लॉट करना चाहते हैं। एरिया और रेडियस का क्या रिलेशन होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, इनको अगर हम आपस में इक्वेट कर दें, ठीक है, ये एक जनरल इक्वेशन है और ये इक्वेशन उन्होंने हमें दी हुई है, आपस में इक्वेट कर दें और आर को मैं सेपरेट करूं तो मेरे पास ये फॉर्म आ जाएगी 0.1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई अंडर रूट, ठीक है। अब इसमें x को मैं -0.5 से लेके +0.5 तक पुट करता जाऊं तो मैं एक ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं। एक्स स्क्वायर आपको ऑलरेडी आइडिया हो जाएगा कि एक पैराबोलिक प्रोफाइल ही बनेगी कुछ ना कुछ, सही। तो अगर आपको प्लॉट करना दिया भी जाए तो आप 1 2 3 पॉइंट लेके उस पर पैराबोला बना सकते हैं, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि आपको 10 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, एक रफ आइडिया आप उसका दे सकते हैं।
रफ स्केच, नॉट सर ये एग्जैक्ट। -0.5 से 0.5 हमने एक किस्म की एस्टिमेशन ली है। नहीं बताया हुआ है उसने हमें। ठीक। द डक्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम -0.5 टू +0.5 मीटर्स। तो आपका सबसे पहले जो था कि जो नोजल की ज्योमेट्री क्या है वो कर लिया, इसी तरह इसका अदर हाफ भी दूसरे एंड पे इस तरह का होगा। तो ये आपका कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल है। नाउ इस पे जो मिनिमम एरिया है वो आपके पास थ्रोट, अब हमने क्योंकि ग्राफ जो रीड करना है उसमें हमें ये चीज चाहिए उसके लिए, तो हमने ये थ्रोट पे जो एरिया है वो कैलकुलेट करना है। इसका ये मिनिमम कब होगा, जब x मिनिमम होगा। मिनिमम होगा विच इज 0। यहाँ मिनिमम नहीं, एक्चुअली x 0 होगा जब उसकी एब्सोल्यूट, क्योंकि x स्क्वायर्ड है, जब x की एब्सोल्यूट वैल्यू मिनिमम होगी, ठीक है, विच इज x इज इक्वल टू 0। एस्टेरिक कौन से है सर? सॉरी सर एस्टेरिक जो है हाँ 0.1, सर ये ये कौन सा है? ये भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यही मैं समझा रहा हूँ कि हमने ए स्टेरिक कैलकुलेट करना है। ए स्टेरिक इज एरिया ऑफ थ्रोट। थ्रोट क्या होता है, वो जो भी पूरी डक्ट में मिनिमम एरिया है उसको हम थ्रोट कहते हैं, जिस पे कन्वर्जिंग खत्म होकर डाइवर्जिंग स्टार्ट हो रहा है। तो ये इक्वेशन मुझे गिवन है एरिया की। ये मिनिमम कब होगा, जब x एब्सोल्यूट x की वैल्यू मिनिमम होगी, क्योंकि x स्क्वायर्ड है, ठीक है। और वो कब मिनिमम होगी, जब x 0 होगा, ठीक है। तो इस वजह से जो मिनिमम एरिया है वो क्या बनता है, 0.1 मीटर स्क्वायर। इसमें मैं अगर -0.1 पुट करूं यहाँ पे या +0.1 पुट करूं, स्क्वायर्ड है तो दोनों प्लस वैल्यूज हो जाएंगी और वो एरिया 0.1 से ज्यादा होने लग जाएगा। एरिया की मिनिमम वैल्यू है जब x 0 है। वो हम इस ग्राफ से अंदाजा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे मिनिमम एरिया होना चाहिए, और हम इस इक्वेशन से अंदाजा भी कर सकते हैं। सो हेंस हमारा जो थ्रोट का एरिया है वो 0.1 मीटर स्क्वायर हुआ, और जो हमारे पास एरिया ओवर थ्रोट एरिया की इक्वेशन बन गई वो ये बन गई। ये जो ये एरिया ये एक वेरिएबल है, इस पॉइंट पे भी ले सकता हूँ, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, किसी भी, बट दिस थ्रोट एरिया इज अ स्पेसिफिक वैल्यू जो कि इस एरिया की वैल्यू है। क्लियर? यस। यस। अब जो हमने अगर इन्होंने हर 0.1 मीटर के बाद वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, अब एग्जाम में आप ये नहीं कर सकते अनलेस यू हैव मैटलैब और सम एक्सेल। अलबत्ता -0.5 0.5 इस तरह की मैं आपको दे सकता हूँ कि इन 3 पॉइंट पे कैलकुलेट करो। आपको क्या इस जब भी आपने देखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप इससे स्टार्ट कर रहे हैं। हमने A/A स्टेरिक रेशियो हमें पता है, ठीक है। एज पर दिस इक्वेशन मैं किसी भी x पे A/A स्टेरिक निकाल सकता हूँ, ऑलराइट। तो लेट्स से -0.5 पे निकाल लिया, ये 0 पे और +0.5 पे। मेनली जो +0.5 पे वैल्यूज है ना, हम उसको देखते हैं समझने के लिए, ठीक है। +0.5 पे A/A स्टेरिक क्या आता है, 3.5। तो A/A स्टेरिक जहां पे 3.5 है वहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। ये 3.5 है, इस पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ये सारे सही से समझ लें कि इस ग्राफ को हम यूज किस तरह करते हैं। अब मैंने देखना है कि मेरे पास मार्क नंबर क्या है। ये एक्स किधर प्लॉट हुआ है? एक्स नहीं हम प्लॉट करें, हमने A/A स्टेरिक की वैल्यू निकाली है यूजिंग एक्स। ये एक्स है सारा, एक्स है नहीं है, ये एक्स है, सॉरी, ये सारा एक्स है। इसको यूज करते हुए हमने A/A स्टेरिक प्लॉट की वैल्यू फाइंड की है, और फिर A/A स्टेरिक जहाँ पे 3.5 है हमने उसको क्या? उस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी ठीक है। है। जो राइट वाला एक्सिस है ये A/A स्टेरिक के लिए, जो लेफ्ट पे एक्सिस है वो प्रेशर टेम्परेचर डेंसिटी के लिए, और जो नीचे और ऊपर एक्सिस है दोनों मार्क नंबर के लिए, दोनों सेम है। ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं। ऑलराइट,
0.5 पे अब 3. अब देखो इनिशियली -0.5 पे भी a बाई ए स्टैटिक क्या है 3.5 ही है, तो अगर मैंने -0.5x पे कंडीशन देखनी है तो उसमें भी a बाई ए स्टैटिक मुझे सिमिलर मिल रहा है, तो उसके लिए भी ये लाइन लगेगी। बट -0.5 और +0.5 पे क्या डिफरेंस है, ये सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब जो ये वाला कर्व है a बाई ए स्टैटिक वाला कर्व, ठीक है, ये कर्व हमने देखना है कि हमने जो a बाई स्टैटिक की जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है वो इस कर्व को कहाँ का इंटरसेक्ट करती है, उसके थ्रू मार्क नंबर रीड करती है। इस पॉइंट पे जो मार्क नंबर है वो ये है, इस पॉइंट पे जो मार्क नंबर है वो ये है। ये जो मार्क नंबर है ये रफली 1 2 2 पॉइंट लेट्स से 2.8 है। ये जो मार्क नंबर है ये लेट्स से ये 0.1 है, ये 0.2 है, तो ये 0.17 है। जो नोजल का एंट्रेंस पॉइंट है -0.5, इस पे में से कौन सा मार्क नंबर है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सुपरसोनिक। आवाज नहीं आ रही यार। आ रही है सर। सर कम आ रही है, सर दरमियान में कटी थी। स्लाइटली इशू मेरा इंटरनेट भी कर रहा है और स्लाइटली इशू आपके एंड पे भी इंटरनेट कर रहा है, शायद उस वजह से कुछ लैग आ रहा है। यार मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारे पास जो एंट्रेंस रीजन है उस पे इन दोनों में से कौन सा मार्क नंबर है एंट्रेंस पे, क्योंकि a बाई स्टैटिक रेशियो इसकी 3.5 है, उस पे अब दो पॉसिबिलिटीज हैं। 0.17 क्यों है? क्या नहीं है 0.17 क्यों है? एंट्रेंस पे सर आपने कहा था अभी। हाँ तो वही मैं पूछ रहा हूँ 0.17 क्यों है? सब सोने के सिर्फ हाँ इसलिए। हाँ, हो रहा है क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एंट्रेंस पे जो फ्लो है वो सबसोनिक है। तो ये जो पॉइंट है ना -0.5, इस पे मार्क नंबर 0.17 है और बाकी वैल्यूज भी हम यहां से रीड कर लेंगे। जबकि 0.5 की अगर मैं बात करूं जो कि एग्जिट है, इस पे इन दोनों में से मार्क नंबर कौन सा है? सुपरसोनिक होगा फ्लो ना, तो हमारे पास ज्यादा 2.5 होगा सर। 2. यहाँ जो फ्लो है वो सबसोनिक है। थ्रोट के बाद सुपरसोनिक है। ये आपको किसने कहा है? ये थ्रोट है। देखिए आपने कहा था कि 1 जब होता है तो वो उसके बाद जो है वो इंफॉर्मेशन आप पीछे ट्रैवल नहीं कर पाती, तो हम उसे सुपरसोनिक कंसीडर करते हैं। हाँ, वन पे जब क्रिटिकल हो गया फ्लो तो तब इंफॉर्मेशन ट्रैवल नहीं कर पाती, इसलिए 1 पे जो मार्क नंबर है, अब यहाँ पे अगर मैं मजीद लो प्रेशर करूंगा तो वो इंफॉर्मेशन थ्रोट तक नहीं पहुंचेगी जहां पे मार्क नंबर 1 हुआ है। इसलिए थ्रोट पे जो मार्क नंबर है 1 के बियॉन्ड नहीं जाता, ये मैंने कहा था। इसके बाद फ्लो सुपरसोनिक भी हो सकता है और वापस सबसोनिक भी हो सकता है। ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है? नहीं, डाइवर्जिंग ही। नहीं सर उस पे तो नहीं कर सकते। बैक फ्लो प्रेशर समथिंग। बैक प्रेशर पे अगर यहाँ पे प्रेशर लेट्स से 180 एम है, सेपरेशन यहाँ पे अगर प्रेशर 180 एम है और लेट्स से यहाँ पे प्रेशर हो जाता है आपके पास 0.8, अगर यहाँ पे प्रेशर वापस या तो 1 लेट्स से मैं या तो 1 कर देता हूं या इसको मैं 0.5 कर दूं। अगर यहाँ का प्रेशर इससे ज्यादा है तो फ्लो वापस डिसेलरेट होने लग जाएगा और वो सबसोनिक में चला जाएगा। ये सबसोनिक है फ्लो लेट्स से। और अगर यहाँ पे प्रेशर मजीद इससे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है सॉरी, तो ये सुपरसोनिक की तरफ चला जाएगा। इसको हम मजीद आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि थ्रोट के बाद दोनों पॉसिबल स्टेट्स हैं, इसलिए ये थ्रोट आ गया यहां तक। इसके बाद पॉसिबल स्टेट ये सबसोनिक फ्लो के लिए है और सुपरसोनिक फ्लो के लिए है। जब तक हमें बैक प्रेशर होगा ना कि कन्वर्ज कर रहा है जो नोजल है, तो वो भी तो एक फैक्टर होगा कि सुपर क्रिटिकल अगर है तो स्पीड उसकी तेज हो जाएगी। और मुझे पता नहीं है। नहीं, देखो जो अभी हम इस एग्जांपल को देख रहे हैं सिर्फ लेट्स से,
तो जो इसका कन्वर्जिंग पार्ट है ना, जो फर्स्ट हाफ है, इसमें तो हमें पता है, इसमें हमें पता है कि जो ये हाफ है, फ्लो एंटर जो हो रहा है वो सब सोनिक हो रहा है, हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये हमें पता है। मजीद हमें पता है कि थ्रोट पे मार्क नंबर 1 है, ये भी हमें पता है। तो इसकी बेसिस पे जो फर्स्ट हाफ है ना, उसमें फ्लो लाजमी इस तरह का ही होगा। सर उसके बाद डाइवर्जिंग में स्पीड तेज नहीं हो जाती अगर सुपर क्रिटिकल के तौर पे फ्लो जो है वो बिहेव कर हमें रहा हो? नहीं पता। देखो यहाँ पे मार्क नंबर 1 आ गया थ्रोट पे, अब मार्क नंबर मजीद डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, वो डिपेंड करेगा कि इस एंड पे प्रेशर क्या है, बैक प्रेशर क्या है, जो कि हमें नहीं गिवन। अगर हमें नहीं गिवन तो हम दो पॉसिबल स्टेट्स इन्हें बता सकते हैं। अगर बैक प्रेशर इससे कम है, थ्रोट प्रेशर से कम है, तो फ्लो सुपरसोनिक होगा और इस तरह का फ्लो होगा। अगर बैक शेप का फर्क नहीं पड़ रहा सर? डाइवर्जिंग शेप का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देख, शेप तो हमें गिवन है ना, ये देखो शेप हमें गिवन है। मतलब वो नहीं होता अगर सबसोनिक फ्लो हो तो कन्वर्जिंग में उसकी स्पीड तेज हो जाती है और डाइवर्जिंग में सुपरसोनिक की स्पीड को, जिस तरह पहले लेक्चर्स में हमने पढ़ा नहीं है? हाँ तो देखो, ये तो गिवन है कि फर्स्ट हाफ इज कन्वर्जिंग, सेकेंड हाफ इज डाइवर्जिंग, ये तो हमें गिवन है। अच्छा अच्छा। सेकेंड पार्ट ये है ही कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल हम पढ़ रहे हैं बस, हाँ, ठीक। फर्स्ट हाफ इज कन्वर्जिंग, सेकेंड हाफ इज डाइवर्जिंग, तो सेकेंड हाफ प्रेशर तो डाइवर्जिंग है। एटमॉस्फेरिक, लाइक इनलेट और आउटलेट पे एटमॉस्फेरिक नहीं होगा? एक्चुअली दोनों पे एटमॉस्फेरिक नहीं है। इनलेट के हम जब थोड़ा सा दूर चले जाएंगे ना, क्योंकि देखो यहाँ पे एयर फ्लो कर रही है इनलेट के करीब, इनलेट से हम थोड़ा सा दूर चले जाएंगे, वहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और इसी तरह आउटलेट के भी हम जब सफिशिएंटली दूर चले जाएंगे तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। इनलेट के तो हमेशा सफिशिएंटली, जब हम थोड़ा सा दूर चले जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। आउटलेट पे प्रेशर क्या है, वो डिपेंड करेगा कि हम वहां पे क्या वैक्यूम पंप वगैरह लगा रहे हैं, या हम ओवरऑल, अगर कोई वैक्यूम पंप नहीं है, एटमॉस्फेयर है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा क्या हम फ्लो का कर्वेचर है कि नहीं। अगर फ्लो का खास कर्वेचर नहीं है तो तब उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। लेकिन हम आउटलेट पे कोई वैक्यूम पंप लगा के, कोई चीज लगा के खुद से प्रेशर को कम कर सकते हैं आर्टिफिशियली, ठीक है। तो थ्रोट, हाँ तो खैर हम इस 0.5 की बात कर रहे थे। अब इसमें दो मार्क नंबर्स हैं, एक ये है एक ये है। अनलेस वी नो द बैक प्रेशर, तो वो मार्क नंबर क्या होगा वो हमें नहीं पता, तो हम दोनों स्टेट्स को देखेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं सब इरेज कर देता हूं। सबसे पहले हम ए से 3.5 हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, और हमने फिर अब वर्टिकल लाइन लगा दी। पहले ठीक है, पहले हम देख लेते हैं ये वाला मार्क नंबर, पहले हम ये कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास मार्क नंबर 2.8 है। अब इस 2.8 पे आपने प्रेशर, डेंसिटी और टेम्परेचर की अगर वैल्यूज रीड करनी है तो वो आप इस वर्टिकल लाइन के थ्रू रीड करेंगे। तो ये वर्टिकल लाइन 1, 2, 3 कर्व को कहां कहां कट कर रही है। हमने रीड करना है P/P0, हमने प्रेशर रेशियो रीड करनी है। तो हम किस तरह रीड करेंगे, ये वर्टिकल लाइन, ये जो प्रेशर रेशियो का कर्व है, इसको कहां पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे क्या वैल्यू है, 0.04, तो प्रेशर रेशियो 0.04। ये वर्टिकल लाइन इस टेम्परेचर कर्व को कहां कट कर रही है, यहाँ पे कर रही है। यहाँ पे टेम्परेचर रेशियो क्या है, 0.39, ठीक है। यहाँ से आपने वैल्यूज पढ़ ली, तो 0.04, 0.39 और मार्क नंबर 2.8। दिस इज हाउ यू रीड इट। अब इसको सबसोनिक के लिए नहीं समझ आया, किस तरह सर फिर बताएंगे? चलो सबसोनिक को कर लेते हैं। अब मैं इसको सबसोनिक के लिए रीड करना चाहता हूँ। सुपर सोनिक की करें सर, सुपर सोनिक की चलो करें। सुपरसोनिक की कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने देखी A/A स्टैटिक इज 3.5, मैंने ये लाइन लगा दी। अब मेरे पास दो मार्क नंबर्स की पॉसिबिलिटीज है, एक ये मार्क नंबर है और एक ये मार्क नंबर है। ये सुपरसोनिक वाला, इसको हम रीड करते हैं। तो सुपरसोनिक के लिए मैंने एक वर्टिकल लाइन लगा दी है, ठीक है। तो ये वर्टिकल लाइन मैंने किस तरह लगाई है, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये 3.5 वाली A/A स्टैटिक कर्व को कट कर रही है।
ने एक ऐसी वर्टिकल लाइन लगाई है जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है। ठीक हो गया, ये मेरी वर्टिकल लाइन होगी। अब मैंने ये P बाय P नॉट, T बाय T नॉट और लेट्स से रो बाय रो नॉट भी रीड करना है। तो मैं देखूंगा ये वर्टिकल लाइन इन कर्व्स को कहां कहां कट कर रही है। दिस इज P बाय P नॉट, ये लाइन यहाँ पे कट हो रही है। अब आपने इसकी वैल्यू इस साइड से सही है रीड सर, करनी है। समझ आ गया सर। ठीक है, ठीक है 0.04। सर। फिर ये T बाय T नॉट की, और अगर रो बाय रो नॉट की मैं रीड करना चाहता हूँ तो रो बाय रो नॉट की क्या वैल्यू है? सर अगर कट ना करे फिर जीरो होगी इनकी वैल्यू। नहीं लाजमी कट करेगी। देखो ये कर्व मैंने इसलिए नहीं यहाँ सर, पे अगर ये इधर मार्क नंबर है ना, मतलब 5 से आगे अगर ये लाइन स्ट्रेट लाइन चली जाए तो फिर नहीं कट करेगी ना दूसरी कट कर रही है। यहाँ पे ये दोनों जीरोस हैं, रो बाय रो नॉट और P बाय P नॉट जीरो हो चुके हैं, तो असली तौर पे बिल्कुल यहाँ पे से कट कर रहे हैं। और T बाय T नॉट है, ठीक है, उसकी ठीक है वैल्यू स्टिल कुछ रह रही है, वो जीरो नहीं होगी। सही है सर। हाँ ये गुड पॉइंट। वैसे ये वैल्यूज यहाँ पे बिल्कुल जीरो हो रही है। इसमें रो बाय रो नॉट की क्या वैल्यू है? 0.39 0.38। और किसी का कोई? ये तो T बाय T नॉट की हमने वैल्यू देख रहे हैं, ये जो आप शायद रीड करना चाह रहे हैं, ये T बाय T नॉट की है। रो बाय रो नॉट की मैं पूछ रहा हूँ। सर 0.08 0.04 0.08 या 09 सर। 0.09 होगी सर। ये रो बाय रो, हाँ रफली 0.09 या 0.8। ठीक है, ये रो बाय रो नॉट कट हो रहा है और रफली ये वैल्यू है। सर एक क्वेश्चन सर और है सर। जी सर इंटरेस्ट में हमेशा सबसोनिक फ्लो ही होगी सर। किसमें? इंटरेस्ट सॉरी, सर जब इंटर हो रहा है ना एंट्रेंस? सर, नहीं fluid नहीं नहीं उसमें- नहीं नहीं, कोई भी हो सकता है वो, लेकिन ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, इसलिए हमने उसके मल्टीपल टाइप्स नहीं देखी। एक ये भी हो सकता ठीक है है कि सर। आपको बता दिया जाए कि जो एग्जिट है उस पे फ्लो लेट से सुपरसोनिक ही है, एंट्रेंस पे आपको नहीं बताया जाता। तो अगेन तो इंटर के दो एंट्रेंस, पॉसिबिलिटीज हाँ हैं सर। एंट्रेंस के केस में आप दो पॉसिबिलिटीज फिर देख सकते हैं। ठीक है, जो सही है स्टैग्नेशन सर। कंडीशन है ना, उसको हम इनलेट या एग्जिट से स्ट्रिक्टली रिलेट नहीं कर रहे, उसको हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन से रिलेट कर रहे हैं कि जब हम नोजल से सफिशिएंटली दूर चले जाएं जहां पे एयर फ्लो को नोजल बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर रही, स्टेशनरी एयर है, उसकी जो कंडीशन है वो स्टैग्नेशन कंडीशन है। स्टैग्नेशन कंडीशन का एंट्रेंस या एग्जिट से ताल्लुक नहीं है, वो एक स्टिल एयर से ताल्लुक है उसका, कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक स्टिल एयर। अब हम देखते हैं मार्क नंबर इस पे क्या वैल्यूज आती है। तो ये मार्क नंबर आपके पास ये आ जाता है। अब ये कर्व वैसे ना बिल्कुल आप स्टार्ट टू एंड भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ से तक कितना ड्रॉ किया था क्योंकि मेरे यहाँ पे इसने सारे कर्व को कट कर चुकी थी। अब इसको मैं नीचे से ऊपर ड्रॉ करने के बजाय मैंने इसको ऊपर किया, क्योंकि जितने भी कर्व उसने कट करना है वो ऊपर करना है। तो आप देख सकते हैं द वैल्यूज आर वेरी क्लोज टू 1। प्रेशर के लिए इट्स रफली 0 पॉइंट आपके पास 9, पहला कर्व प्रेशर वाला है ना, हाँ 0.97 आप ले सकते हैं रफली, और टेम्परेचर तो आपके पास 0.99 आप ले सकते हैं। तो इसे 0.99 0.98 लिया हुआ है। अगेन इतना रूम आपको मिलेगा, आप ग्राफ रीड कर रहे हैं, ये आप 0.96 कर सकते थे, ये आप 1 कर सकते हैं। तो वो मार्जिन ऑफ एरर है, एज लॉन्ग एज उस एरर से ये फील आ रही हो कि हाँ इसने पॉइंट सही लोकेट किया है, वैल्यू रीड करने में कुछ प्लस माइनस हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम ये वैल्यूज रीड कर सकते हैं। और 0 जब तक हम थ्रोट तक पहुंचेंगे तब तक सिर्फ ए की वैल्यूज है। ठीक है, लेट्स से कोई और मार्क नंबर देख लेते हैं, ए बाय ए सेट लेट्स से हम देखते हैं 1.9। ठीक है, 1.9 रफली यहाँ पे आ जाता है। तो मैं इसको यूं प्लॉट, मैं 2 के लॉन्ग ही प्लॉट कर रहा हूँ, ये 1.9 है। बट मकसद कॉन्सेप्ट समझाना है। इस पे भी आपके पास एक मार्क नंबर की पॉसिबिलिटी ये है और एक मार्क नंबर की पॉसिबिलिटी ये है। एक 0.1, 0.2, 0.3 एक पॉसिबिलिटी है,
और दूसरी आपके पास जो पॉसिबिलिटी है वो 2.3 है, ठीक है, 0.3 और 2.3। पर जब तक आप थ्रोट पे नहीं पहुंचेंगे आपको पता है फ्लो क्या रहेगा, सबसोनिक रहेगा। तो आपको पता है दिस इज योर क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट बिफोर यू रीच थ्रोट। मार्क नंबर की दो पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन जिस तरह आपको क्वेश्चन फ्रेम किया गया आपको ऑलरेडी पता है कि बिफोर थ्रोट फ्लो सबसोनिक रहेगा, तो आप हर किसी में सिर्फ सबसोनिक वैल्यू देखेंगे। बट आफ्टर थ्रोट आपको नहीं पता, क्योंकि आपको बैक प्रेशर है वो नहीं बताया गया, इसलिए आफ्टर थ्रोट आपके पास ये दोनों कंडीशंस पॉसिबल है। इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन? ओके सर तो इसमें से फिर वैल्यू चूज कौन सी करेंगे? बिफोर थ्रोट तो आपको पता है ना फ्लो सबसोनिक है, तो आप सिर्फ ये वैल्यू चूज करें जिसमें मार्क नंबर इज लेस देन 1। दो पॉसिबिलिटीज होंगी मार्क नंबर की, पर आप वो चूज करेंगे जिसमें मार्क नंबर लेस देन 1 है। आफ्टर थ्रोट आपको फिलहाल नहीं पता, अगर आप अभी एनालिसिस करेंगे तो आप दोनों पॉसिबिलिटीज बता सकते हैं, पर आप ये नहीं बता सकते कि इस नोजल में इन दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटीज होगी, इसमें से और इसमें से, क्योंकि आपको बैक प्रेशर नहीं पता। सर ये जो एक्स की वैल्यू कैसे लेनी है सर? एक्स तो -0.5 से +0.5 पे हो रहा है चेंज, तो ऑटोमेटिकली इसने 0.11 के गैप से वैल्यू लेके प्लॉट कर दिए, वैल्यूज फाइंड कर लिए। ये कुछ भी आप ले सकते हैं, अगेन ये तो आप एक्सेल या मैटलैब के थ्रू बना सकते हैं, इतनी कैलकुलेशन हाथ से करने की जरूरत नहीं है। मैं पेपर में आपको मिलेगा तो मैक्सिमम आपको 1 2 3 मिल जाएंगे पॉइंट्स, ठीक है, या शायद ये 2 पॉइंट्स होंगे लेकिन एक पॉइंट पे 2 कंडीशंस होंगी, तो इस तरह मैं बहुत ज्यादा आपको पॉइंट्स नहीं दूंगा। सर ये जो लाइंस शो की थी वो बता दें अगर। लाइंस काफी शो की थी, वो जो दूसरे फोकल में थी सर, वो जो आपने पॉइंट्स प्लॉट किए। 3.5 आपका ए, मैं आपको प्रोसीजर एक दफा फिर बता देता हूँ। सबसे पहले आपने ए स्टैटिक देखना है। ए स्टैटिक आपका 3.5 है यहाँ पे, तो आपने 3.5 पे एक लाइन लगा दी और आपने देख लिया कि वो मार्क, ये जो ये कर्व है ए बाय ए स्टैटिक, ये कहाँ पे कट हो रहा है। एक यहाँ पे कट हो रहा है, एक यहाँ पे कट हो रहा है और एक यहाँ पे कट हो रहा है। अब जहाँ पे वो कट होगा वहां पे आपने एक वर्टिकल लाइन लगा देनी है। आप चाहें तो थ्रू आउट द ग्राफ वो लाइन लगा सकते हैं ऊपर तक, जी मैंने वहां तक लगाई है जहां तक ये 1 2 3 तीनों कर्व्स कट हो रहे हैं, मैंने सिर्फ वहां तक लगा के खत्म कर दी थी। अब ये वर्टिकल लाइन 1 2 3 कर्व को जहां जहां कट करिए उनकी आप वैल्यू देख जाएंगे। पी बाय पी नॉट आपने देखना है, तो आप यहाँ पे वो कट हो रही है तो आप ये वैल्यू पढ़ लेंगे यहाँ से, विच इज 0.04 रफली, ठीक है। फिर टी बाय टी नॉट की वैल्यू देखनी है, तो ये कर्व वर्टिकल लाइन यहाँ पे कट करिए, आप ये वैल्यू देखेंगे विच इज रफली 0.38 या 39 आप ले लेंगे। अगर डेंसिटी देखनी होती तो उसको मैं देख लेता कि वो यहाँ पे कट हो रही है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू देखता विच इज 0.08 या 0.09, तो इस तरह वैल्यू देखेंगे। अब यही लाइन इस कर्व को यहाँ पे भी कट करी थी, तो मैं इसका मार्क नंबर देखूंगा और फिर मैं यहाँ से ये वैल्यू रीड कर लूंगा, यहाँ से ये वैल्यू। एंड लास्टली जब आपको सही है सर, कुछ कंडीशंस बता दी जाएंगी तो उसकी बेसिस आपको पता चल जाएगा कि मे बी नोजल के इस हाफ में फ्लो सबसोनिक या सुपरसोनिक ही है, तो आपको पता होगा कि आपने ये वाला मार्क नंबर लेना है या ये वाला मार्क नंबर लेना है। बट जहाँ पे जिस हाफ में आपको नहीं पता, आपको बैक प्रेशर भी नहीं बताया गया, तो उसमें आप दोनों केसेस का आप कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि एक्चुअली इस नोजल में क्या हो रहा है, क्योंकि आपको इनसफिशिएंट डाटा प्रोवाइड किया गया। ये भी क्या हुआ था, ये वही मीटिंग चल रही है? यस सर वही चल रही है सर टाइम खत्म नहीं हुआ, इंटरनेट इशू था आपका शायद। 6 मिनट रहते हैं सर अभी। अच्छा चलो गुड टू नो, ठीक है। तो ये शो कर रहा है कि P बाय P नॉट ये कर्व है एंड T बाय T नॉट ये ऊपर वाले कर्व्स है।
ये किस तरह वेरी करेंगे? थ्रोट तक ये एक ही कर्व है, सबसोनिक से यहाँ तक आया और ये भी सबसोनिक में यहाँ तक आया, तो टी बाई टी नॉट और पी बाई पी नॉट ये वेरिएशन शो करेगा टिल थ्रोट। ऊपर वाला ये टी बाई टी नॉट और ये पी बाई पी नॉट है। आफ्टर थ्रोट अब दो पॉसिबिलिटीज होंगी है, पी बाई पी नॉट अगर सुपरसोनिक की तरफ जा रहा है फ्लो तो पी मजीद कम हो रहा है प्रेशर और ये कर्व फॉलो होगा, ठीक है। और टी बाई टी नॉट में अब क्या प्रेशर रिकवर करने लग गया वापस, और आप देख सकते हैं कि इनिशियल और फाइनल प्रेशर हमने सेम कर दिया हमारा। इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसका जो इनलेट पे प्रेशर है वो एग्जैक्टली 1 नहीं है पी बाई पी नॉट। दिस शोज क्योंकि इनलेट पे भी एयर फ्लो तो कर रही है, जिसकी वजह से बिल्कुल इनलेट पे भी हमें प्रेशर डिफरेंट मिल रहा है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कुछ स्टैटिक जो स्टैग्नेंट एयर है ना उसमें सारा का सारा प्रेशर स्टैटिक है, जब एयर फ्लो कर रही है तो उसका एक पार्ट डायनामिक में कन्वर्ट हो चुका है, तो स्टैटिक प्रेशर कम हो जाता है। जिससे क्योंकि इनलेट में भी एयर फ्लो कर रही है तो यहाँ पे हमारे पास स्टैटिक प्रेशर कम हो चुका है, ठीक है। और इसमें हमने क्योंकि हमारे पास ज्योमेट्री बिल्कुल सिमेट्रिक है कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग की, जो कि इन जनरल होती भी है, तो इसलिए जो इनलेट पे प्रेशर था एग्जिट पे हमने वही प्रेशर अचीव किया हुआ यहाँ पे सबसोनिक के लिए। और सुपरसोनिक के लिए हमने मजीद प्रेशर कम किया हुआ है और इनलेट पे आपके पास प्रेशर है 0.9, क्योंकि पी नॉट इज सिंपली 1 एटमॉस्फेयर, तो इसको हम 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास प्रेशर 0.95 है लेट से सबसोनिक पे जब आप वापस ला रहे हो। सुपरसोनिक के लिए आप देख सकते हैं आपके पास प्रेशर 0.02 है, इतना आपने लो प्रेशर किया है, ठीक है। और यही प्रेशर करेंगे तो इसी तरह आपके पास टेम्परेचर वेरिएशन भी आ रही होगी, ये सबसोनिक के लिए और ये सुपरसोनिक के लिए, ठीक है। तो जो भी एंड पे प्रेशर है ना नोजल के, वो नोजल ने मैच करना है, तो उसके हिसाब से नोजल डिसाइड करता है कि मार्क नंबर 1 के बाद उसने किस तरफ मूव करना है। अगर मैं आइसेंट्रोपिक फ्लो करना चाहता हूं तो मैंने अगर सबसोनिक आइसेंट्रोपिक फ्लो करना है ना चोक्ड फ्लो करके, ये चोक हुआ यहाँ पे और यहाँ पे वापस आया, तो लाजमी मुझे यहाँ पे प्रेशर क्या देना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे दिया था 0.95, कांस्टेंट है। और यहाँ पे मुझे लाजमी मुझे यहाँ पे क्या प्रेशर देना पड़ेगा, नहीं एटमॉस्फेयर का नहीं यहाँ पे दूंगा मैं वो दूंगा जो यहाँ पे इनलेट का है, जो स्लाइटली डिफरेंस है ये एटमॉस्फेयर से, मतलब स्टैग्नेशन से कह लो। और यहाँ पे मैं क्या प्रेशर दूंगा 0.02, तब जाके सुपरसोनिक होगा। बट व्हाट अबाउट दिस प्रेशर रेंज, जो इसके दरमियान में प्रेशर रेंज है, व्हाट अबाउट इट, तो अभी हम ये देखेंगे। एंड सिमिलरली मार्क नंबर भी शो किया है कि जब फ्लो सुपरसोनिक होगा तो आपको एंड पे मार्क नंबर क्या मिलेगा 2.6, और जब वो वापस सबसोनिक हो जाएगा तो उसमें मार्क नंबर वही कम छोटा सा मार्क नंबर मिलेगा जो कि आपको यहाँ पे मिला 0.17। प्रेशर आप देख सकते हैं 1 एटमॉस्फेयर नहीं है, 0.98 एटमॉस्फेयर है। मार्क नंबर भी 0 नहीं है, 0.17 है इनलेट पे भी, क्योंकि इनलेट पे फ्लो डेवलप हो चुके हैं। क्लियर है ये सब? यस सर। चलो Yes, sir. अब आपके सर पास इसमें से क्वेश्चन आया तो कैसे आएगा, मतलब इसी तरह आएगा जिस तरह का हमने अभी देखा है। सर ये वाले दो ग्राफ भी ड्रॉ करने होंगे? नहीं ये हाँ देखो आप ये ग्राफ, ये नंबर आप नहीं पता कर सकते उस तरह स्ट्रिक्टली 1 और 2, आइडिया ले सकते हैं इसका भी, बल्कि आप ले सकते हैं ये नंबर भी। मतलब मैं आपको अगर ग्राफ दूंगा ना तो इस तरह ही दूंगा कि आप ये कंडीशन देखो, ये देखो और अंदाजन बना दो। उस ग्राफ में बहुत स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी, लेकिन हाँ जैसे आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ये कर सकते हो और ये कर सकते हो, तो आप ये कैलकुलेट करके एक ग्राफ बना लोगे। बट ये कर्व को कितना कर्व करना है इस पॉइंट पे कि आप सही वैल्यू प्लॉट कर रहे हो या नहीं, ये नहीं होगा मेरा कंसर्न। एक सर ये सुपरसोनिक के लिए प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं। हाँ सुपरसोनिक में फर्दर डिक्रीज होंगे। आइसेंट्रोपिक होगा तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों एंड फिर इनटेक और आउटटेक में सेम रहेंगे, दोनों का रेशो। एक मिनट यार ये लेक्चर खत्म होने वाला है, इसको मैं खत्म करता हूँ, वापस आते हैं। एक मिनट शहीद, इसको कंटिन्यू करते हैं, मैं इस लेक्चर को रीस्टार्ट कर दूं, ठीक है? मुझे नहीं पता चला कितना टाइम रहेगा।